अगर आप खुल के बात करेंगे उनसे तो वो बताते हैं कि उनके लिए कितनी बड़ी त्रासदी है। पूरे पूरे जीवन उनके जो पुरुष हैं उनके घर के, वो यहाँ रहते ही नहीं हैं। आप 20, 22, 25 के उम्र में नौकरी करने, पहले पढ़ाई करने गए, या अगर पढ़ाई नहीं किया मजदूरी करने गए, तो जब तक आपका जीवन है, जब तक आप जवान हैं, 40, 50, 45, जब तक आपके शरीर में ताकत है तब तक आप बाहर मजदूरी करते हैं। जब आपका शरीर थक जाता है तो आप वापस आएंगे और आपके घर का जो जवान लड़का है वो बाहर जाएगा। गांव में जो बुजुर्ग लोग मिलते हैं वो अक्सर यही, वो भी ऐसा कोई नहीं जिसने कि ये न बताया हो कि उसने जब वो यंग था, जब वो नवयुवक था, तो उसने भी 20 साल, 25 साल, 30 साल बाहर जाकर काम किया है। ये जो बहुत बड़ा पहलू है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी समस्या स्वाभाविक तौर पर यहाँ खेती किसानी को लेकर है। यहाँ पर जो लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं, किसानों की समस्या या इस पलायन और मजदूरी से जुड़ा हुआ जो मामला है, उसमें एक जो सबसे बड़ी बात है आपको समझना चाहिए वो है कि बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। 60% लोगों के पास जमीन ही नहीं है। ये तब है जब पिछले कई दशकों से यहाँ समाजवाद की राजनीति चल रही है। पूरे देश में 38% लोगों के पास जमीन नहीं है, बिहार में 60% लोगों के पास जमीन नहीं है। ये दिखाता है, इस बात का प्रमाण है कि बिहार में भूमि सुधार कानून कभी लागू ही नहीं हुआ। हजारों ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको जमीन के विवाद में जो पड़े हुए हैं, या जिनको जमीन का पट्टा दिया गया, अधिकार नहीं दिया गया, इस तरह की, या गैरमजरूआ सरकारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। कोई उस भूमि सुधार कानून के नहीं लागू होने की वजह से और 60% से ज़्यादा लोग भूमिहीन होने की वजह से खेती किसानी करने वाले लोगों में आपको मजदूरी करने वाले ज़्यादा मिलेंगे, खेती किसान कम मिलेंगे। दूसरा जो किसानी का पहलू है खेती का, यहाँ एग्रीकल्चर का, जिसको आप लोगों को समझना चाहिए कि जो 40% लोग किसान हैं जिनके पास जमीन है, उसमें से 91% लोग, मतलब करीब करीब 36% जो किसान पूरी जनता है, वो 1 हेक्टेयर से कम की जमीन में खेती करता है। मतलब बहुत छोटे किसान हैं। यहाँ पर जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं वो आमदनी के लिए, जीविका के लिए खेती नहीं करते। ज़्यादातर जो कि 90% से ज़्यादा किसान ऐसा है जो खेती अपना पेट भरने के लिए करता है, जिसको खाने पीने की खेती कह लीजिए, या सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसको हम लोग कहते हैं। वो खेती इसलिए नहीं करता है कि उसकी आमदनी हो, उसके घर परिवार चले, उसकी गरीबी दूर हो। वो खेती इसलिए करता है कि उसके बच्चों का, उसके परिवार का पेट भर सके। इसीलिए खेती करने वाले लोग भी, उनके घरों में बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं या नौकरी की तलाश में हैं। इन सब के बावजूद जो किसानों की समस्या है, जो छोटा या बड़ा जो किसान है जो खेती कर रहा है, वो सबसे बड़ी उसकी तात्कालिक समस्या है खाद और बीज का सही समय पर, सही दाम पर उपलब्ध न होना। यूरिया पर, पोटास पर, डीएपी पर जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, 500 से 800 रुपये प्रति बोरा लोगों को लग रहा है, वो भी समय पर नहीं मिल रहा है। वो एक बड़ी तात्कालिक समस्या है। लेकिन बड़ी समस्या 2 है किसानों के लिए मेरी समझ से। एक तो कि जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ही सिरे से गायब है। या तो खेतों में पानी पहुंचता नहीं है, या अगर पहुंचता है तो वहाँ बाढ़ की समस्या है, या इस एरिया में जहाँ मैं बड़रिया गोरिया टोरी एरिया में घूम रहा हूँ, इसमें जो चवर वाली समस्या है, बहुत बड़े पैमाने पर हजारों एकड़ जमीन जहाँ पानी की निकासी ही नहीं होती, तो वहाँ 2 फसल हो ही नहीं सकता है। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक पानी लगा हुआ है। तो जो पूरा जल प्रबंधन है बिहार में, खेतों को सिंचित बनाना या उनको बाढ़ से बचाना या जल जमाव से बचाना, ये जल प्रबंधन की कोई व्यवस्था, कोई सोची समझी रणनीति है नहीं, जिसकी वजह से किसानों को बड़े पैमाने पर, शायद ही कोई ऐसा किसान है यहाँ मिल रहा है जो 2 फसल इत्मीनान से कर सके अपनी मेहनत से, चाहे छोटा हो या बड़ा। ज़्यादातर लोग ऐसे ही, 1 फसल हो गया, दूसरी जो फसल है वो भगवान भरोसे है, बारिश हुई तो फसल होगा, अगर बाढ़ नहीं आया तो बच जाएगा, अगर चवर से पानी निकल गया तो कुछ खेती हो जाएगी। तो ये जो समस्या है जल प्रबंधन, जिसको यहाँ पर जल संसाधन डिपार्टमेंट देखता है, वो बहुत बड़ी समस्या के तौर पर यहाँ देखने को मिली। और सिर्फ सिवान की बात नहीं है, मैं 5 जिलों में बता रहा हूँ। और एक और आंकड़ा आपको दे देता हूँ, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश में जिसमें पिछले 10 साल में सिंचित भूमि, सिंचाई
लैंड विथ एश्योर्ड इरिगेशन, जहां मतलब सिंचाई की सुविधा है वो भूमि कम हो गई है 11% से। मतलब अगर 10 बरस पहले 100 एकड़ जमीन को पानी की सुविधा नहरों के माध्यम से या ट्यूबवेल के माध्यम से थी, तो आज वो घटकर 89 हो गई है। ऐसा हुआ है इसलिए कि नहरों का जो रख रखाव है, जो ट्यूबवेल्स हैं उनका मेंटेनेंस है, उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है। तो जो नहर पहले से बने हुए हैं वहां पर भी अब पानी की व्यवस्था नहीं है, वो पानी आ नहीं रहा है, समय पर पानी नहीं आ रहा है। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, सब के बावजूद जो किसान पैदा कर रहा है, वो सबसे बड़ी उसकी समस्या है उसके फसलों का सही मूल्य ना मिल पाना। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बाढ़ से ग्रसित हो, सूखे से प्रभावित हो, सब कुछ करने के बाद जो किसान पैदा करता है उसको उसका लाभ ही, उसका मूल्य ही नहीं मिल रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ धान कटा है, जब हम लोग पैदल चल रहे हैं, धान कटने का सीजन रहा है, तो ज़्यादातर लोग आपको, हम लोग को यही मिले हैं जो 1200 से 1600 रुपए के दर से उन्होंने धान को बेचा है, जबकि धान का आधिकारिक समर्थन मूल्य है 2050 रुपया। तो ये जो समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मकई, तिलहन नहीं बिक रहा है, उसकी वजह से किसानों को यहाँ इतना बड़ा नुकसान हो रहा है जिसकी कोई चर्चा भी नहीं करता है। बिहार में ये आंकड़ा भी आप याद कर लीजिए, पिछले 10 साल में सिर्फ 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। पैक्स और बाकी और सारी चीज़ों को जोड़ दें तो सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं, और ये सिर्फ पिछले साल का आंकड़ा नहीं, 10 साल का औसत है। 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं कि पंजाब में किसान बहुत धनी है, तो पंजाब के लिए ये आंकड़ा है 70%। मतलब पंजाब के किसानों ने जो धान, गेहूं उगाया उसका 70% धान और गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। बिहार में वो आंकड़ा है 13% और 1% गेहूं, धान और गेहूं के लिए। दूसरे फसल में तो कोई सुविधा ही नहीं है। इसकी वजह से इसका अगर आप आर्थिक अवलोकन करेंगे तो सिर्फ समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में जो फर्क है, जिसकी वजह से किसानों को हर साल बिहार में 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मतलब अगर समर्थन मूल्य पर सरकार इनका धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा खरीदने की व्यवस्था सरकार कर देती तो किसानों को हर साल बिहार में 20 से 25 हजार करोड़ रुपया अलग से मिलने लगता। आप अंदाजा लगाइए कि कितने पैसे का बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान हो रहा है। तीसरी जो बड़ी समस्या देखने को मिल रही वो ध्वस्त हो गई शिक्षा व्यवस्था। पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के कंधों पर है। न कहीं पर सोच समझकर स्कूल बनाया गया है, न कहीं शिक्षकों का पदस्थापन किया गया है। नियमित शिक्षक हैं ही नहीं, सब नियोजित शिक्षक ही हैं अलग अलग कैटेगरी में। और जो विद्यालय हैं, जो प्राथमिक था उसको मध्य विद्यालय बना दिया गया, मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय बना दिया गया। और ये चिंता ही नहीं की गई कि अगर आप प्राथमिक को उच्च विद्यालय या मध्य विद्यालय बना रहे हैं तो वहाँ सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी, बिल्डिंग बदलना पड़ेगा, नए शिक्षक लाने होंगे, उसकी कोई चिंता नहीं की गई। सिर्फ पेपर पर हर जगह। तो मैं कहता हूँ बिहार में जो ये स्कूलिंग है वो अभी उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के कंधों पर ये इसका जाल है। तो विद्यालयों को लेकर, पढ़ाई को लेकर सबसे बड़ी समस्या मुझे दिख रही है वो ये है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ग्राउंड, क्लासरूम, बेंच, कुर्सी, टेबल, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक और बच्चे, ये तीन जो स्तंभ हैं शिक्षा के, इन तीनों में समायोजन का न होना। मतलब जहाँ पर बिल्डिंग है, क्लासरूम है, वहाँ टीचर ही नहीं है। जहाँ टीचर है वहाँ पर बिल्डिंग नहीं है। जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं। बहुतेरे कॉलेज मुझे 5 महीनों में ऐसे मिले जहाँ बड़े बड़े कैंपस हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ शिक्षक भी अच्छे हैं, प्रोफेसर लेक्चरर पहले से हैं, बच्चे भी 10,000 हैं, लेकिन पढ़ाई वहाँ भी नहीं हो रही है। तो पूरा जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार में, ये विद्यालयों की छवि खिचड़ी बांटने का सेंटर और कॉलेज की छवि डिग्री बांटने के तौर पर। मतलब विद्यालयों से खिचड़ी बट रहा है, कॉलेजेस से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं नामांकन कराने, एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देने और तीसरी बार वहाँ से डिग्री लेने के लिए, वो भी डिग्री 3 साल के बजाय 5 साल में, 6 साल में मिलने की वजह से गोपालगंज, सिवान जैसे एरिया में बहुत बड़ी संख्या में लड़के ऐसे मिलते हैं जो बता रहे हैं कि जो यूपी से पढ़ाई कर रहे हैं, वो डिग्री उनको चूंकि बिहार में 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस लग जा रहा है, तो लोग वो डिग्री भी जाकर दूसरे राज्यों से लेकर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो मैंने देखा है
उसमें शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना, ये नीतीश कुमार के 17 साल के कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग बेरोजगार हैं, कृषि की समस्या है, रोड नहीं है, अस्पताल नहीं है, अगर कल होकर बिहार में एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद ये व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती हैं। लेकिन 2 पीढ़ियां जो इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई या डिग्री लेकर निकल गई, अगर कल कोई अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब वापस आकर वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। उनको पूरे जीवन शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी त्रासदी बिहार के लोगों की, बिहार के समाज के लिए। इन 3 बातों के साथ साथ 4 बड़ी योजनाएं जो केंद्र सरकार की हैं, जो कि जमीन पर चल रही हैं, उसको हम लोगों ने जो देखा उस पर मैं आपको उससे टिप्पणी करना चाहूँगा। उस पर पहली जो सबसे बड़ी योजना है वो गरीब कल्याण योजना, जिसमें प्रधानमंत्री के केंद्र सरकार के माध्यम से के द्वारा 5 किलो अनाज लाभार्थियों को दिया जाता है। बिहार में ये पूरी सच्चाई है कि हर आदमी को, हर लाभार्थी को 5 के बजाय 4 किलो अनाज ही मिलता है। 4, सवा 4, पौने 4, लेकिन उसको किसी भी हालत में 5 किलो मिलने वाला तो हमको कोई लाभार्थी मिला नहीं। और ये 4 किलो अनाज इसलिए मिल रहा है क्योंकि प्रखंड के स्तर पर जो अनाज आ रहा है उसमें व्यवस्थित तरीके से 40 रुपये, कहीं 35, कहीं 40, कहीं 45, औसतन 40 रुपये प्रति क्विंटल के दर से पीसी काटा जा रहा है। उसमें जो जनप्रतिनिधि हैं और अफसर हैं वो 40 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पैसा ले रहे हैं। और ये जनप्रतिनिधियों में विधायक भी शामिल हैं। हर जगह लोग नाम लेकर बता रहे हैं कि विधायक जी का भी उसमें कितना शेयर है, ये भी लोग बता रहे हैं। तो अंदाजा लगाइए आप, हर प्रखंड में वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से 15 से 25 हजार क्विंटल अनाज हर महीने आ रहा है। उसमें से 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा काट के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में बांटा जा रहा है, जिसकी वजह से लाभार्थियों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। दूसरी जो बड़ी योजना है वो है आवास की, इंदिरा आवास योजना, जिसको आजकल हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं। सड़क पर चलते हुए गांव में जब हम लोग जाते हैं, स्वाभाविक तौर पर आवास की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मांग है, लेकिन ज़्यादातर लाभार्थी इंदिरा आवास योजना वाले ही हैं, जिनको 20 साल 25 साल पहले 15,000, 20,000, 25,000 रुपया मिला है। आजकल की जो नई योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना की 1,40,000 रुपये वाली, इसके लाभार्थी बहुत कम है नीचे। ये बहुत कम लोगों को मिला है क्योंकि ज़्यादातर मुखिया, जनप्रतिनिधि, ग्राम सभा वगैरह डिस्फंक्शनल हो गया है। वो वही है जो दलाली देकर, पैसा देकर कुछ 2, 4, 5 लोगों को मिल रहा है। जिनको मिल रहा है 1,40,000 रुपये के लाभार्थी जो हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से 20 से 40,000 रुपये तक घूस के तौर पर देना है। वो नाम सूची में आने के लिए 1,000 रुपया, आगे बढ़ाने के लिए 2,000 रुपये, पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है, आप लोगों को जानकारी होगी। लोग कैमरे पर बताते हैं 20,000 से 40,000 रुपये तक प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को पैसा देना पड़ रहा है। जहां पर जनप्रतिनिधि स्वयं से पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर भी 20-25 हजार रुपये अधिकारी तो लेगा ही लेगा। जनप्रतिनिधि इक्का दुक्का ऐसे मिलते हैं जिनके बारे में लोग बताते हैं कि ये पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन जहां दोनों ले रहे हैं वहां पर 30,000, 40,000 रुपया लग रहा है। जहां सिर्फ अधिकारी ले रहे हैं उसको 20-25 हजार रुपया लग रहा है। लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी को बिना पैसा दिए हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहाँ मिल सके। तीसरी जो बड़ी योजना केंद्र सरकार की है वो शौचालय की है, स्वच्छ भारत अभियान की। स्वच्छ भारत अभियान में 5 जिलों में पैदल चलने के बाद 1000 से ज़्यादा गाँव में तो पैदल जा चुका हूँ मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल ही फार्स है। जमीन पर हर गांव में, बिहार में खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। हर जगह इन 5 जिलों में जो लोग बताते हैं कि शौचालय को लेकर जो योजना चली उसमें 2,000 से 4,000 रुपये तक अधिकारियों ने लिया और लाभार्थियों को पैसा दे दिया गया। उन्होंने शौचालय बनाया कि नहीं, उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं की गई है। बड़े पैमाने पर शौचालय बनाने में 2,000 से 4,000 रुपया लिया गया है। इसीलिए खुले में शौच आज भी बिहार के हर गांव की करीब करीब सच्चाई है। जनप्रतिनिधि और अफसरों ने मिलकर ये ODF का सर्टिफिकेट जारी किया है, जिसका कोई मतलब नहीं है। चौथी एक योजना जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया है नीचे, वो है मनरेगा। मेरी अपनी सोच ये थी कि मनरेगा, जहाँ बिहार जैसे गरीब राज्य में जहाँ पर पलायन, मजदूरी, बेरोजगारी इतना बड़ा विषय है, मुझे जमीन पर मनरेगा दिखेगा। मुझे अभी
5 महीने से ज़्यादा हो गए, ज़मीन पर मनरेगा का काम होता हुआ कहीं नहीं दिखा है। गांव में दिखता है कि पीछे कुछ लोग पेड़ ओड़ जहाँ लगा हुआ है कि ये पेड़ भैया हमने लगवाया था मनरेगा में। मनरेगा में काम कहीं नहीं हो रहा है। मुझे अभी तक कोई ऐसा मजदूर समूह नहीं मिला जो बता रहा हो कि भाई ये मनरेगा का ये काम चल रहा है। इसको जब आप मैंने आंकड़ों में दिखवाया तो पता चला कि बिहार में मनरेगा का यूटिलाइजेशन 39% है। मतलब अगर 100 रुपया मनरेगा में आ सकता था बिहार में, तो बिहार की सरकार की उदासीनता और उनकी बेवकूफ़ी की वजह से 40 रुपया ही आया। 60 रुपया तो हम लोग दिल्ली से लेकर आए नहीं। जैसे पिछले साल बिहार सरकार की जो अगर चाहती तो 10,000 करोड़ रुपए मनरेगा के तहत बिहार में आ सकता था, लेकिन पैसा आया 3900 करोड़। और जो पैसा आ रहा है मनरेगा में पीसी का दर किसी दूसरे योजना से ज़्यादा है, 40 से 50%। 40 से 50% मनरेगा में पीसी कट रहा है। तो अगर मान लीजिए आप 40% भी लेते हैं और पिछले साल 4,000 करोड़ रुपया आया तो उसमें 1,600 करोड़ रुपया तो पीसी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। तो जनता को मिला 2,400-2,500 करोड़ रुपया। मिलना चाहिए था 10,000 करोड़, उसके बदले में 2,400-2,500 करोड़ रुपए का काम हुआ। ये 4 जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। इसके बाद जो बिहार सरकार की योजना चल रही है उसमें 7 निश्चय के बारे में 2 जो सबसे बड़ी योजना 7 निश्चय की थी, जिसकी लोग चर्चा करना ही भूल गए हैं। कोई पूछता भी नहीं, पत्रकार वगैरह भी नहीं पूछते। पहली सबसे बड़ा जो 7 निश्चय का वादा था कि जो जितने बेरोजगार लोग हैं 18 साल से 35 साल के हर युवा को जब तक उनको रोजगार न मिले तब तक उनको सरकार की ओर से हर महीने 1,000 रुपये मासिक सहायता मिलेगा। कोई भी ऐसा लाभार्थी मुझे मिला नहीं। इस योजना को न शुरू किया गया, न लागू किया गया, न कोई इसका लाभार्थी हमको मिला है, न इसकी कोई चर्चा कर रहा है। लोग समाज एक तरह से भूल गया है कि ये कोई योजना भी थी। दूसरी एक जो सबसे बड़ी योजना थी बिहार के नज़रिए से बनाई गई थी वो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। उस समय जब योजना बनी थी तो उस समय अनुमान था कि करीब 1 से 1.25 करोड़ बिहार के बच्चे 12वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए परिवार से अलग, परिवार के मदद के बगैर सरकारी गारंटी पर लोन लेकर पढ़ पाएंगे। मुझे लगता है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में टोटल लाभार्थियों की संख्या 5 लाख से भी कम है। आज 8-9 बरस हो गया और धीरे धीरे योजना बढ़ने के बजाय ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। लोगों ने भी छोड़ दिया है, बैंकों से कोई लोन वगैरह भी किसी को नहीं मिल रहा है। मुझे 6 महीने में कोई ऐसे मिलता है चलते फिरते कि हाँ भैया हमने अप्लाई किया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी भी हमको नहीं मिलते हैं। 2 योजनाएं जिसकी 7 निश्चय में चर्चा होती है। एक जो है नल जल योजना, जिसकी चर्चा आप लोग सब करते हैं। हालांकि वो 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना नहीं थी। 2015 में अनुमान था कि नल जल योजना में 25,000 करोड़ के आसपास खर्च किया जाएगा 5 बरस में। मैं अभी जितने गांव में गया हूं उसके आधार पर कह सकता हूं कि 2/3 से ज़्यादा नल जल योजना काम नहीं कर रही है। या तो बना तो ठीक से बना नहीं, या बना तो चला नहीं, या चला तो चल के बंद हो गया। 2/3 से ज़्यादा नल जल योजना बिल्कुल डिफंक्ट है। स्वाभाविक इसमें अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थिति है। पश्चिम चंपारण में 90% नल जल योजना नहीं चल रही। सीवान में मुझे लगता है अभी तो शुरू किया है, कुछ ही प्रखंड गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी कमोबेश वही स्थिति है। 10 में इक्का दुक्का ही नल जल योजना चलती मिल रही है। एक और जो सबसे बड़ी योजना थी 7 निश्चय की वो थी नालियों गलियों का पक्कीकरण। उस समय का अनुमान था कि 2015 से 2020 के बीच में बिहार के हर घर का नालियों का पक्कीकरण कर दिया जाएगा और उन नालियों को एक गांव के बड़े नाले को बनाया जाएगा ताकि घर के पानी के निस्तारण की व्यवस्था हो बड़े नालों के द्वारा, और उसको गांव के बाहर कहीं एक जगह निस्तारित पानी को निकाला जाए। उस समय का अनुमान था कि इस योजना पर 80,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ, घरों में नालियों की व्यवस्था तो कहीं बात हुई ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं न कहीं किया गया है। गाँव के किनारे, सड़क के किनारे नाले जरूर कहीं कहीं बेतरतीब तरीके के बड़े नाले बने हुए दिखते हैं। ये वो नाल, लेकिन इन नालों को चूंकि घर के नालियों से जोड़ा नहीं गया है या इन नालों के में पानी जो आ रहा है उसके निस्तारण की व्यवस्था नहीं की गई है, तो ज़्यादातर जगहों पर ये नालों की दशा कूड़ेदान की हो गई है। उसमें कूड़ा करकट भर गया है, उससे पानी नहीं निकल रहा है। लेकिन ये नालों का बनना ये दिखाता है कि इस योजना के नाम पर पैसे निकाले गए हैं, बड़े पैमाने पर पैसा खर्च हुआ है। घरों से नालियों को जोड़ा नहीं गया, बड़े नालों से पानी को निकालने के निस्तारण की व्यवस्था नहीं की गई, इसलिए वो पूरी योजना डिफंक्ट हो गई। मोटे तौर पर
इन सारी योजनाओं के अलावा मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपको कोई टिप्पणी नहीं की। वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं 90% से ज़्यादा समय गांव में रहता हूँ, अनुमंडल और जिलों में मैं गया नहीं हूँ। गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था है ही नहीं। अगर होती तो मैं आपको बताता कि वो अच्छी है या खराब है। सब सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कॉन्सेप्ट ही एक तरह से यहाँ से खत्म है। ग्रामीण चिकित्सा जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा के लिए लोग करीब करीब पूरी तरीके से ग्रामीण चिकित्सकों पर ही निर्भर हैं, या प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं वो यूपी जाते हैं, जो यहाँ रह रहे हैं वो सिवान जाएंगे, पटना जाएंगे। लेकिन शिक्षा जो व्यवस्था है यहाँ पर, जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरीकों से ग्रामीण चिकित्सकों और अदर प्राइवेट प्रोवाइडर्स के कंधों पर है। सरकार का सब सेंटर, पीएचसी, रेफरल हॉस्पिटल, जिस पर इतना बड़ा पैसा खर्च होता है, इतना बड़ा तंत्र बनाया गया है, वो मुझे कहीं फंक्शनल अभी तक दिखा नहीं, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। चूंकि अनुमंडल और जिले अस्पताल में मैं गया नहीं हूँ, तो मैं उसकी स्थिति के बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। मोटे तौर पर पूरी पदयात्रा के दौरान पिछले 6 महीनों में 3 शब्द जो सबसे ज्यादा सुनने को मिले वो है अफसरशाही, अफसरशाही से परेशान जनता। दूसरा भ्रष्टाचार। कोई भी सरकारी काम, कोई भी सरकारी विभाग ऐसा नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए आप काम करा सकते हैं। चाहे आपको थाने में पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना हो, जमीन का रसीद कटवाना हो, पंचायत में कोई काम कराना हो, कोई सेवा, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है सरकार की जो लोगों की नज़र में बिना पैसा दिए हुए कराया जा सकता है। और तीसरा है हर तरह की केंद्र और राज्य की योजना में पीसी का कटना, व्यवस्थित तरीके से पीसी कटना, कहीं 20%, 30%, 40%, 50%। तो जो 3 सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी। हर जगह, चाहे आप समाज में गरीब हैं, अमीर हैं, रसूख वाले हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हर व्यक्ति इस 3 चीज से परेशान है। व्यापक अफसरों की मनमानी, हर सरकारी तंत्र में फैला हुआ भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में कटने वाले पीसी के वजह से। अंत में अभी तक जो मैं हजारों लोगों से जो मिला हूँ, बैठा, देखा, समझा, बातचीत करी, उसमें समझ में आ रही है ज़्यादातर लोग, करीब करीब 99% लोग इस सरकार को लेकर या तो उदासीन हैं या गुस्से में हैं। लोग, कोई नहीं ऐसा मिलता जो बताता है कि देखिए भैया ये सरकार चल रही है, देखिए आगे अच्छा क्या होता है। ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि भैया इस सरकार से तो कुछ होने वाला नहीं। या तो वो उदासीन है या गुस्से में है। ये मोटे तौर पे हमारी अभी तक की समझ है। बाकी आपके जो सवाल है वो आप कर सकते हैं।